अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नाशाद अली। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर ईरान ने जवाबन तकरीबन पूरे मशरक़ वस्ता पर जो मिज़ाइल बरसाने शुरू कर दिए बशमूल इसराइल के। अब मामला ये है कि अगर मैं तफसीलात में जाना शुरू करूँ तो ये तीन तीन दिन की जो तफसीलात हैं ये बहुत जैसे कह लीजिए कि लंबी हो जाएंगी। लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगरचे के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस जंग को 10 दिन या 7 दिन का कहकर शुरू करने के बाद इसे अब 1 माह तक ले जा रहे हैं। और उसके अलावा जो ईरान है उसके जवाब में कह रहा है कि एक तो वो मुज़ाकरात नहीं करेगा किसी किस्म के अमेरिका के साथ, और दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तवील जंग के लिए तैयार है, उन्होंने तैयारी कर रखी है। इस जंग के अंदर जो अब तक की कामयाबी है अमेरिका ने हासिल की है वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनाई वो उनको जो है शहीद करने में कामयाब हो गए हैं। उनके साथ पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे वो भी, और 2-3 जो सियासी क़यादत में अहम नाम थे उनको भी उन्होंने शहीद कर दिया हुआ है। अब मसला ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो जहाँ ईरान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ अमेरिका के लिए भी मामलात इतने आसान नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की जैसे कह लीजिए कि खबरें आ रही हैं। ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने 560 के करीब जो है वो अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं मार गिराए हैं। रूस की जो टीवी है आरटी का दावा था ये कल रात तक कि वो भी तकरीबन 550 अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं उनको मारने का जो दावा है ईरान का, उसको वो इंडोर्स कर रहे थे। अब मामला ये है कि जो पेंटागन है और जो कांग्रेस है वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है बहुत ट्रंप के लिए बन गई है। डेमोक्रेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रंप को वो अपने जिसे कह लीजिए जाल में ले आए, क्योंकि ट्रंप ने ये जो अटैक किया है, अटैक करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की या जो बातें कहीं वो उनकी जो जो एविडेंस नहीं मिल रहे। जिस तरह आज पेंटागन की जो कमेटी के अंदर जब बातचीत शुरू हुई, तकरीबन को 90 मिनट की ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं, उस दौरान कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जो रिपब्लिकन इंतजामिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया गया कि अगर हम उस पर हमला ना करते तो ईरान हमला करने में पहल कर सकता था। ये एक पॉइंट है जो उस वक्त वहाँ ज़ेर बहस है। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है जो डेमोक्रेट्स डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि अगर ट्रंप इंतजामिया ने ये अटैक करना था तो इनके पास वो प्लान कहाँ है, कितने दिन का ये ऑपरेशन तैयार किया गया था और उसके बाद का प्लान कहाँ है। ये कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो इंटरनल जो मामलात हैं ट्रंप इंतजामिया के, उनको खासा टफ टाइम देखने का जो है ना वो इंदिया दिया जा रहा है। जो इस वक्त सिचुएशन है ये ऐसे कहा नहीं जा सकता कि कौन इस जंग में फ़िलहाल जो है वो बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि ईरान ने जिस तरफ भी वो हमला कर सकता था, जहां पर भी वो हमला कर सकता था, जहां जहां अमरीकी तंसीबात थी, चाहे वो सऊदी अरब में थी, यूएई में थी, कुवैत में थी, कहीं पर भी थी, उन सब पर अटैक किए हैं। और उन हमलों के नतीजे में ये जो 560 सोल्जर्स की बात की जा रही है, यूएस सोल्जर्स की बात की जा रही है, यूएस इसे एडमिट नहीं कर रहा। अलबत्ता जो आज कुवैत की तरफ से जो खबर आई कि वहाँ मुतअद्दिद जो है F-15 त्यारे जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, और उसके बारे में ये ज़रूर तस्लीम कर लिया है यूएस ने कि 3 त्यारे जो हैं वो कुवैत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से तबाह हुए। ये एक त्यारा तकरीबन 90 से 97 मिलियन डॉलर का है। इसकी प्राइस कन्वर्ट करके अंदाज़ा की जा सकती है कि ये कितने महंगे त्यारे हैं। बहरहाल अब जब जंग शुरू हो चुकी है, ये किस करवट बैठेगी, ये मामला किस तरफ जाएगा, इस एस्पेक्ट के ऊपर मैं चाहूँगा कि हम बात करें। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है खालिद फारूकी साहब ने। खालिद फारूकी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पर ये इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें हमेशा जो है वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिबेट के सुनने का मौका मिलता है। ब्रिगेडियर साद साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है बतौर डिफेंस एनालिस्ट। ब्रिगेडियर साद साहब से भी हम पूछेंगे कि ये जो मामलात हैं ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तीसरी जंग अजीम की बात की जा रही है और इस तरह के बहुत से जिसे कह लें कि क्या सराहियाँ हो रही हैं। तो पहले मैं चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे ही शुरू कर लूँ। ये जो बात की जा रही है कि इस वक्त ये जंग जो है एक तो ये फैलती नजर आ रही है और दूसरा ये किसी तीसरी जंग अजीम की तरफ कन्वर्ट होती दिखा रही है। आपको लगता है कि हालात ऐसे हैं इस वक्त खित्ते में भी और खित्ते के बाहर भी? देखिए जी, मतलब है कि जंग जितनी फैलनी थी वो तो फैल गई है इस वक्त, और तकरीबन तमाम जो खलीजी ममालिक हैं, जी। या जिसको आप जीसीसी ममालिक कह सकते हैं, और उसके बाद इराक और उर्दन जो है वो तो इसके अंदर वो शामिल हो चुके हैं।
कम से कम ईरान की तरफ से तो उनकी तरफ जंग जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, उनके ऊपर हमले किए गए हैं, जी। क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसिस थे और ईरान के पास एक जवाब था कि जिधर से अमेरिका ने अगर उसके ऊपर हमला किया तो अमेरिकन बेस जिधर भी होगा उसके ऊपर हमला जाएगा। तो ये अभी फिलहाल तो इधर तक महदूद रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप रूस की बात कर रहे थे, रूस मेरे ख्याल में यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो मुदाखलत बराह रास्त नहीं करेगा, ना चीन को भी बराह रास्त करेगा, लेकिन वो हिमायत जरूर करेंगे ईरान की। जंग जो भी मुल्क होता है वो खुद अपने बलबूते पे लड़ता है, दूसरे ममालिक को बीच में शामिल करना जो है आजकल के वक्तों में ये मुझे ऐसे मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जितने भी ये जंग है इस वक्त वो इतनी खतरनाक सूरत हाल है ये पूरे खत्ते में कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही अगर ये जंग इस तरह जारी रहेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जब सोवियत यूनियन का कमजोर हो गया 1990 में, उधर से ये जो अमेरिकन और इसराइली गठजोड़ है उसने एक फैसला किया हुआ था कि जितने भी रेजीम्स हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं उनको बतदरीज खत्म किया जाए। और आप देख रहे हैं कि इराक के ऊपर हमला आया, उसका उन्होंने क्या हाल कर दिया। उसके बाद जो है लिबिया पे चले गए, वहां पर उसका मुल्क का क्या हाल किया। एक खुशहाल मुल्क था, इराक एक खुशहाल मुल्क था, सीरिया जो है मुस्तहकम मुल्क था, उसको कितना। और ये सारे वो फ्रेगमेंट हो गए हैं, एक बल्कनाइजेशन हो गई है बीच में, मुख्तलिफ जो है ऑटोनमस रीजन्स बीच में बन गए हैं, जो अमन के लिए भी खतरा है और अपने जो उनके हमसाय ममालिक हैं उनके लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। ईरान बड़ा मुल्क है और उसकी मुजाहिमत जो है वो भी मजबूत किस्म की मुजाहिमत हमने देखी है। तो ईरान इतना आसान नहीं होगा। इन्होंने फैसला तो किया हुआ है, लेकिन चूंकि अभी हम अनप्रिडिक्टेबल जोन में चले गए हैं। लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन जब एक दफा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कोई आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कब तक चलेगी, कब तक रहेगी। जी। ईरान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है और ऊपर से पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत संगीन सूरत हाल मैं बनती जा मैं रही बघेल है, साहब, मैं क्योंकि पाकिस्तान के ईरान रेफरेंस हमारा में भी एक हमसाया मैं मुल्क आऊंगा। है। और अगर उधर जैसे ये कह रहे हैं रेजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तो रेजीम चेंज आपने जिधर भी देखा है उस मुल्क के जो अंदरूनी इस्तेहकाम है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। और हमारे बॉर्डर के ऊपर उनका सूबा है ईरान से, बलूचिस्तान, सीस्तान जी। बलूचिस्तान प्रोविंस है। अगर वहां पर ऑटोनमस रीजन एक बन गया तो वो हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा कर सकता है, बहुत पेचीदगियां जो है वो पैदा कर सकता है। बलूचिस्तान में हमारे वैसे भी हालात जो है वो थोड़े से कशीदा है, सूरत हाल उधर ठीक नहीं है। तो ये अमेरिका ने तो ये जंग स्टार्ट की है। अभी इसके इस वक्त तो कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक चलेगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो खुद कहा है कि ये तकरीबन 4 हफ्ते चलेगी। जी। तो 4 हफ्ते के बाद क्या सूरत हाल होती है, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड डालेंगे कि नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर ट्रुप्स नहीं डालते रेजीम चेंज कैसे होगा। सिर्फ हवाई जो है हमलों से और मिसाइल हमलों से तो रेजीम चेंज नहीं होता। अफगानिस्तान में भी अगर आपने देखा तो उस वक्त जो है ठीक। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस और ठीक। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान में आए, तब जाके काबुल के ऊपर कब्जा हुआ और एक नई रेजीम जो है वहाँ पर ठीक। आई। ठीक है बघेल साहब, और मैं उसको मैं मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए फिर आईएसएफ एक फोर्स बनी ताकि मुल्क जो है वो मजीद हिस्सों में तकसीम ठीक है। ठीक है ना बघेल हो। साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि मैं जरा खालिद फारूकी साहब को भी डिबेट में शामिल कर लूं। फारूकी साहब, ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मामलात की तरफ हम बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले बताइए कि ये जो जो अचानक सिर्फ 1 या 2 दिन की जंग के बाद ट्रंप साहब का हफ्ते से 4 हफ्ते पर चले जाना है जंग को लेकर, ये क्या शो कर रहा है? और दूसरा, जो ट्रंप के इंटरनल जो वहां पर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो डेमोक्रेट्स जो जिस किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे वो इस वक्त एट हैंड्स तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ट्रंप को रोक सके, अनटिल अनलेस के रिपब्लिकन्स कुछ उनके साथ आ मिलें वो, लेकिन समहाउ वो उनकी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है कि वहां से भी कोई प्रेशर जो है वो इस तरह का आ सकता है जिससे ट्रंप को स्टेप बैक करना पड़े? देखिए नौशाद साहब, पहली बात तो यह है कि ये जंग नहीं, ये हमला और जारहियत है। मैं आपकी बात कर आमिर खाकवानी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो आमिर साहब। मैं जरा फारूकी साहब बात खत्म करते हैं तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जंग नहीं है, ये हमला और जारहियत है जिसका इर्तिकाब किया अमेरिका ने इसराइल से मिलके और इसराइल की ख्वाहिश पे।
जी। और ये ऐसा हमला है और ऐसी जारहियत है जिसमें अमेरिकी अवाम भी अपनी हुकूमत के साथ नहीं है। आप देखें कि सिर्फ 25% अमेरिकन वो हैं जिन्होंने ईरान पर हमले की हिमायत की है, जी। बाकी इससे उनका लेना देना नहीं है। अब जैसे ही हालात तब्दील होते हैं, हो सकता है कि ये हिमायत और भी कम हो जाए। बाकी जिस तरह से जो वाक़यात इस वक्त हमारे सामने हो रहे हैं, उसमें इल्ज़ाम ईरान को मेरे ख्याल के मुताबिक कि वो उसने कुछ मुल्कों पे हमला किया है, उसकी हिकमत अमली में कहीं कोई नाकामी हो सकती, कोई खामी हो सकती है। लेकिन ये अनाउंस कर दिया था उसने पहले। देखिए ना, ये पहले से वो कह रहा था। ईरान आखिर क्या करे? अगर वो जो वहां पे उसके मुखालिफ फ्रीक के जो अड्डे हैं, अगर उनको वो टारगेट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? सो ईरान ने वो काम किया है। अब ये जो आप समझे ना कि जो अंदाजे हैं, जो ट्रंप ने जिस अंदाजे के साथ ये हमला शुरू किया, जैसे आपने अभी कहा कि 7 दिन की बात की थी, वो उनका तो ये ख्याल था कि 2-3 दिन के अंदर, बल्कि इससे पहले ट्रंप का ये ख्याल था कि जितना वो वेपन वहां ले गए हैं, जितने वो अपने जहाज उन्होंने पहुंचा दिए हैं, जितने मिसाइल पहुंचा दिए हैं, इसके बाद ईरान जो है वो जंग या मुकाबला करने के लिए आएगा ही नहीं। सो ट्रंप ने ये भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि ईरानी जो है वो हमसे डर क्यों नहीं रहे। हमने सारा कुछ मीडिया में देखा, स्टेटमेंट में आया था। अच्छा, अब सारी चीजें अगर ये अंदाजे से मुख्तलिफ हो गई, तो अभी जैसे मैंने आज जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमेरिकी वजीर दिफा की, तो उसने तो बड़ी वार्निंग दी है। उसने कहा कि जी अमेरिका जो है कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, कोई भी ऑप्शन का मतलब अब हर कोई अपने अपने तरीके से लेगा। जो मैक्सिमम कोई डिस्ट्रक्शन का वेपन है वो भी इस्तेमाल करने की इसमें बात हो सकती है। WMDs। अच्छा, अब ये चीजें जो हैं, ये बेसिकली क्या ये सारा कुछ होना चाहिए था? क्या ट्रंप की पॉलिसियां जो हैं, एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया में नो वार के नाम पर इक़्तिदार में आया, हाँ जी, उसके आने के बाद अब तक तकरीबन कुछ 6 या 7 जंगें अमेरिका लड़ चुका है और जगह दूसरा जगह हमला पे ईरान पर हो चुका है। दूसरा हमला ईरान पर हो चुका है। और किसकी ख्वाहिश पे इस पूरे रीजन में अमेरिका जो है उसने तमाम मुसलमान मुल्कों को तबाह करवा दिया है। आप देखें ना कि एक इसराइल है, एक शैतानी सा एक मुल्क है, छोटा सा एक डॉट था, वो फैलते फैलते कितना हो गया। उसको हर इलाके पर कब्जा करने का वो मौका दे रहा है। और इसमें बाइडेन हुकूमत भी ऐसी ही जिम्मेदार थी, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से खुल के इसराइल के मुहाफिज होने का किरदार अदा किया है और जितनी उसको मदद दे रहा है, ये तो बड़ी खौफनाक मिसाल है। अब दुनिया भर में इसकी कहीं हिमायत नहीं है। जो यूरोप है उसके अंदर भी इसकी हिमायत नहीं। यूरोप में तो देखिए फिलिस्तीन के हक में बड़े बड़े मुजाहरे हुए। अब वो ईरान के खिलाफ ये जो जारहियत है इसकी भी हिमायत नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं। माजी में उनका किरदार भी अच्छा नहीं रहा, अब भी उनका किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि ये बिल्कुल एक नाइंसाफी पर मबनी, और जिस तरह शहीद किया उन्होंने अली खामनाई को, आयतुल्ला अली खामनाई को, ये तो देखिए बड़ी भयानक मिसाल है कि आप किसी रियासत के सरबराह को या सुप्रीम कमांडर को या उनके रहबर को आप इस तरह शहीद कर देते हैं। तो यहाँ कल को तो फिर कोई भी किसी जगह पे भी जंग किसी मुल्क के साथ हो रही होगी, किसी मुल्क के सरबराह के ऊपर हमला हो की दफा भी यही डिबेट हुई तो थी। ये सारी बातें देखें ना, सारी बातें बड़ी खौफनाक हैं। अमेरिका जो मिसालें कायम कर रहा है, जो अभी आपने बात करना चाह रहे थे कि ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, तीसरी आलमी जंग जो है, ये उस तरफ हालात तो नहीं जा रहे। देखिए जो दूसरी आलमी जंग हुई थी उसमें भी, या पहली आलमी जंग जो हुई थी उसमें भी कोई मतलब यह है कि बाकायदा किसी ने सोच समझ के जंग का आगाज नहीं किया था। हालात ऐसे पैदा हो माइनर सा फैक्टर होता है जो ट्रिगर हो जाता है। अब भी हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये एशिया के अंदर है, और बदकिस्मती की बात यह कि ये हालात जिन इलाकों में हो रहे हैं वो तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। सो यहाँ पे जो एक मामला है, यहाँ पे तो कोई ऐसी बड़ी जंग में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मुसलमान ममालिक और मुसलमान आबादी जो है ये टारगेट बनेगी। अब इसराइल को और ज्यादा कितना इलाका चाहिए, कितनी उसको वसअत चाहिए? अब जाहिर है कि जो अगर ये 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर ये जंग अगर खत्म नहीं होती, तो अमेरिका की जो अपनी दिफाई कुव्वत है वो भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जिस तरह ईरानी मिसाइलों ने मुख्तलिफ जगह पे उनको टारगेट किया है। अब देखिए ना, एक जगह पे इसराइल में मिसाइल गिरा, वहां 7 बंदे मरे हैं, तो इसराइल में एक चीखो पुकार शुरू हो गई है।
अब उन लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि किस तरह वो मजलूम फिलिस्तीनियों को जिस तरह उन्होंने शहीद किया, नेतन्याहू ऑफिस जो है उसको भी नेतन्याहू ऑफिस के ऊपर जो करने की बात की जा अटैक रही की, है। हाँ बिल्कुल वो खबरें आ रही हैं अब बाकायदा तौर पे कि उसके ऑफिस को अटैक किए गए। सो ये जंग जो है, अगर इसमें इसराइल को कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा तो मुझे ये खदशा ये है कि इसराइल जो कि पहले ही रोजाना सैकड़ों उसके जो जहाज हैं, जेट तैयारे जो फाइटर हैं, हमलावर हो रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं, कोई शायद जगह ऐसी नहीं बची ईरान में अहम तनसीबात में जहां पे अब तक वो हमला नहीं कर चुके। जो न्यूक्लियर तनसीबात की बात थी वो तो ईरान ने पहले ही चला गया था उस जगह पे कि हम जीरो एनरिचमेंट पे तैयार हैं। बातें आ रही थी जिस और हमले से चंद पहले हमला ना करने की जो हमला करने की जो ये अमेरिका में बात की जा रही है कि ईरान पेशगी हमला कर सकता था, इसकी नफी भी हो गई। और तीसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस को जो रिपोर्ट एक पेश की गई अमेरिकियों की तरफ से खुद अपनी, उसमें यह था कि जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है जिस पर अब आप बात कर रहे हैं, उस मिसाइल सिस्टम में भी ये चीज शामिल थी कि 2035 में जाके ये मिसाइल सिस्टम ईरान का, अगर वो इस पे काम जारी रखते हैं तो इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अमेरिका तक पहुंच सके। लेकिन अगर वो ये चाहेंगे तब, अब ये कोई फौरी खतरा किसी तरह का भी नहीं था। अमेरिका को तो कतई तौर पे खतरा नहीं था, यूरोप को कोई खतरा नहीं था, मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे। अली खामनाई जो शहीद हैं वो भी इसीलिए अपने ऑफिस में वो आए, इसलिए कि उनको पता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उनको धोखे में एक तरह के वैसे भी, लेकिन वो कहा गया है, वो जो इंडिया में उनके जो एक है स्पोक्समैन, उन्होंने कहा है कि वो उनको जब कहा गया कि आप बंकर में चले जाएं तो उन्होंने कहा जी मैं बंकर में नहीं जाना चाहता, मैं इसी तरह। जाहिर है कि वो अपनी कौम के सामने एक जरूरतमंद शख्स के तौर पे ही उन्होंने सामने आना था ना। हाँ जी। तो ये ठीक है, मैं इसको हिकमत अमली कामयाब तो नहीं कहूंगा, वो बचाना चाहिए था। और जो कमांडर जितने भी हैं, पासदारान के हैं, ईरानी फौज के हैं, उनको भी ऐसे मौके पर दुश्मन से बचना चाहिए। लेकिन उनको ये बहादुरी अलग से चीज है, लेकिन जंग में अपने कमांडर को बचाना और खुद को बचा के रखना अपने मुल्क को बचाने के मुतरादिफ ही होता है। ठीक है। और लेकिन उससे एक एडवांटेज बहुत ज्यादा ये भी तो है ना कि आप जिस तरह से वहां पर उनकी जो एक पोर्ट्रे हुआ है, उससे कौम भी और जो रजीम चेंज वाली बात है ना, देखिए जो रजीम चेंज वाली बात है वो इस वक्त तो कतई तौर पे कहीं कोई नजर नहीं आ रही। मैं जा रहा था। देखिए आमिर खाकवानी साहब, चूंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी शायद इसी तरह का डेवलप होता है, तो मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि ये जो बात की जा रही है सिर्फ एक सुप्रीम कमांडर को मार देने, या जिस तरह हमने देखा था फौजी क़यादत पहले भी जो अमेरिका ने ख़त्म की थी, वो नई क़यादत वहाँ आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो 3 रुकनी रैबर काउंसिल बन गई है और वो फैसले करेगी, आपको लगता है कि जो निज़ाम है, क्या अमेरिका जो इस वक्त वहाँ जो निज़ाम कायम है ईरान का, उसको ख़त्म कर सकती है? क्या वो उसको रूट आउट कर सकते हैं? क्योंकि उसको रूट आउट किए बगैर तो किसी एक शख्स के चले जाने से, या किसी एक डिपार्टमेंट के, या किसी एक हेड के जाने से, या सुप्रीम कमांडर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नया सुप्रीम कमांडर आ जाएगा, जिस तरह जो पासदारान इनकलाब के नए चीफ आ जाएंगे, कोई उनके डिप्टी चीफ आ जाएंगे और वो रिप्लेस होती रहेंगी। आपको लगता है कि अमेरिका ये कर सकता है कि वो निज़ाम को तब्दील कर दे ईरान के? देखिए इस वक्त तो काफी चीजें काफी मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर देखें आयतुल्लाह खामनाई साहब का उनकी शख्सियत जो ज़ाहिर है किसी पासदारान इनकलाब की किसी कमांडर जैसी तो नहीं थी, वो रहबर इनकलाब थे और इमाम खुमैनी के बाद वो वाहिद दूसरे बंदे ही थे जो पूरा इतना लंबा अरसा उन्होंने चलाया सिस्टम को। अगर खामनाई साहब की एक तबई मौत होती है ना, इंतकाल कर जाते, बीमार है, वो बुजुर्ग आदमी थे, मेरे ख्याल है कोई 86 साल तो 84 साल, तो उसके बाद शायद मुमकिन है कुछ थोड़ा से कोई मसाइल आते हैं या कुछ चीजें पैदा होती, बात होता है कि आप जो ट्रांजेक्शन पीरियड होता है उसमें ट्रांजेक्शन में कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि इख्तिलाफ या कोई ऐसा हो। लेकिन जिस तरह से उनको शहीद किया गया है, जिस तरह से हिट किया गया है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है अब इस वक्त अगर कोई मुखालिफ अगर इस इनकलाब का रजीम का अंदर या कोई लोग मुखालिफ वो भी दब गए हैं सारे। एक सिंपैथी की और एक हमदर्दी की और एक शोक की एक ऐसी कैफियत है आ रहा है, तो लोग उसी का वोट ही कर डालेंगे। तो लाखों लोग आप देख रहे हैं 2 दिनों से सड़कों पर हैं और एक शो की पूरी कैफियत है। और यहाँ पे जरा देखिए ना, ईरान के जो ईरानियों की तो एक एफिलिएशन समझ आती है ना, उनकी जो डायरेक्ट उनके एक इतने लंबी अरसे से उनकी एक एफिलिएशन थी खामनाई साहब के साथ। पाकिस्तान में यहाँ लोगों को, शिया और अहले सुन्नत दोनों में इतना शदीद लोगों को एक धचका लगा है और गम और शौक की कैफियत है। तो वहां पे तो यानी मैंने यहाँ देखा है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग जो ईरान पे नाकिद थे कई वालों से, वो भी चुप हो गए हैं और उनको भी अफसोस हुआ है और उन्होंने इनकी ताज़ी पोस्ट नहीं की और लिखा है
तो मेरा तो ख्याल है इसका तो कोई चांस, बज़ाहिर तो कोई चांस मुझे करीब करीब तक नजर नहीं आ रहा रिजीम चेंज का फौरी तौर पे चांस, जिस तरह अभी सब लोगों ने कहा, फारूकी साहब ने सब बातें की, उन सब से मुझे पूरा इत्तेफाक है। ये अलबत्ता मुझे है पता नहीं अब आप उस पर अभी बात करना चाह रहे हैं या नहीं, कि ईरान ने जो ये जो हमले शुरू किए हैं अरब मुल्कों में, खलीजी मुल्कों में, खासतौर पे सऊदी अरब पे, और उसमें सिर्फ अमरीकी अड्डों पे नहीं, वो आरामको पे अगर हमला है, या ऑयल रिफाइनरी किसी और शहर में भी, अभी आप लोगों का यहाँ टिकर जो चल रहा है जी किसी हुआ, तो वो एक बहुत ही खतरनाक मूव है और गलत मूव है, और उससे ईरान बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, और हाँ हाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी कि अभी हमारे लिए, क्योंकि आप सऊदी अरब देखे ना, आप एक अमरीकी अड्डे पे हमला करते हैं, चलो वो, लेकिन ज़ाहिर है वो भी उनके लिए, मुल्कों के लिए मुश्किल है, लेकिन आप जब आयल की तनसीबात पे हमला करते हैं, फिर तो एक सुसाइडल मूव है ना ये, फिर हाँ वो जी जवाबी तौर पे ईरान की आयल रिफाइनरीज पर हमले हो जाएंगे, तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा। तो वो मेरा ख्याल है ये कि एक नुकसान जो कि बहुत हुआ है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एक रिवेंज है, एक वो इंतकाम लेने की बजाय वो एक बंदा भी है उनका, वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त उम्मीद करनी चाहिए अब वो एक नया एक आ गया सिस्टम सामने, आ गया कौंसिल जो चलाएगी मामला, मेरा ख्याल है कुछ अक्लमंदाना फैसले करे। बहरहाल ईरान ने जो इस बार जो मिसाइल फेंके हैं, हम तो समझ रहे थे कि यानी कोई, बहुत से लोगों को अंदाजा था कि वो जो 12 रोजा जंग थी उसमें उनके मिसाइल का जरिए बहुत बड़ा इस्तेमाल हो गया था, लेकिन अब तो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई और नए नए किस्म के मिसाइलों का भी उन्होंने ऐलान किया। आज में खैबर शिकन मिसाइल भी, वो भी काफी बड़ा हैवी मिसाइल है, तो वो और काफी हिट हो रहे हैं, इम्पैक्ट आ रहा हाँ है जी काफी तेल अवीव में और मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल में, वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। और इवन उनके जो इब्राहिम जो उनका वो बेड़े पे बेल भी, बेड़ा उनके इब्राहिम जहाजों लिंकन पे भी, अमेरिकन पे भी बढ़ रहे, तो अमेरिका ईरानी रेजिस्ट तो गैर मामूली कर रहे हैं। मेरा ठीक ख्याल है कि इस तरह की रेजिस्टेंस की मिसाल तो कोई नहीं मिलती है, आपके पीछे कोई मुल्क खड़ा भी नहीं हुआ, कोई सुपर पावर कहीं से नहीं है, और इतने बड़े पैमाने पे आप पे बारूद बरसाया जा रहा है, और आपका मेन लीडर आपको चला गया है, आपके कमांडर चले गए हैं, कई जनरल चले गए हैं, देखा ना, बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि वो एक, मैं समझता हूँ उस दिन से गलती हुई, भूल हुई, और इन्होंने ईरानी ने अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ा। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होना चाहिए था, तो हाँ जी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के भी खिलाफ थे, लेकिन बहरहाल इतना बड़े नुकसान के बाद जिस तरह वो अभी तक डट के और दलेरी से खड़े, वो तो बहुत ही एक जबरदस्त चीजें हैं और बहुत सीखने वाली चीजें हैं। बस ईरान को चाहिए कि अपने टारगेट्स को क्लियर रखे और खाम खा अपने महाज बढ़ाए ना, अपने लिए मुश्किल पैदा ना करे, और जो मुल्क को उसकी मदद कर सकते हैं ठीक उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर सऊदी अरब में और जगह, खासतौर पर इधर दुबई अमारात में भी, शहरों पे भी, शहरी जगहों पे भी कुछ लोग अगर वहां पे गिरे हाँ मिसाइल जी जैसा, होटल तो पे ये भी बहुत हुआ डेंजरस मूव होती है, उसका नुकसान बढ़ेगा। ठीक है जी हम जब वापस आते हैं तो मैं ब्रिगेडियर साद साहब से, चूंकि उनकी आर्मी बैकग्राउंड है, तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर्सपेक्टिव में बात करें कि ईरान जो जितनी भी उसने अब तक जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद क्या वो कितना लंबा अरसा उसको सस्टेन कर सकेगा, क्या सस्टेन कर भी पाएगा कि नहीं, इस पर बात करते हैं, अभी लेते हैं एक ब्रेक।